मैं 15 साल चीफ ऑफ सर्जरी था किंग एडवर्ड में। मुझे तो नहीं याद 15 साल में एक दिन भी हेल्थ डिपार्टमेंट ने मुझसे पूछा हो कि म्यू अस्पताल के क्या मसाइल हैं, इनको कैसे हल किया। नॉट वंस इन 15 ईयर्स आई वॉज चीफ ऑफ सर्जरी ऑफ द बिगेस्ट हॉस्पिटल ऑफ दिस कंट्री। मैंने जो क्लासरूम था वो मैंने अपने डोनर से खुद बनवाया हुआ था। उसके एयर कंडीशनर 12 जो थे ना सारे वार्ड के, मैंने खुद लगवाए हुए थे। और अस्पताल रोज़ मुझे एक चिट भेज देता था जी कि आप बिजली बहुत इस्तेमाल कर रहे हो। तो मैंने कहा मेरे मरीज़ को 106 बुखार हो गया। हमारे एक प्रोफेसर साहब वो करते थे, अल्लाह मियाँ उनकी मग़फ़िरत करे, गर्दई साहब, एक दिन सुबह सुबह आके मुझे कहते हैं, मैं हौसला चलता हूँ, ओए पेट ना पइयाँ रोटियाँ तो सब गला खोटियाँ। I started looking at him, प्रोफेसर साहब को क्या हो गया, but he had such a true statement. अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू द न्यू एपिसोड ऑफ हेल्थ केयर न्यूज़। और आज हमारे साथ हैं डॉक्टर अरशद चीमा साहब, जो कि लाहौर के एक लीडिंग सर्जन हैं। आप किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज के फॉर्मर वाइस चांसलर चेयरमैन रहे हैं और मेयो हॉस्पिटल के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट फॉर सर्जरी रहे हैं। वेलकम टू आवर शो जी, थैंक यू वेरी मच, आपने टाइम निकाला। इनवाइटिंग मी। ये आपका जो काज है ना, ये नेशनल काज है, विच इज़ वेरी डियर टू माई हार्ट। बिल्कुल हमेशा, बहुत शुक्रिया। अच्छा, हमने सिंपल सीधी सी बातें करनी है लोगों के लिए। एक मुझे ये बताएं, हमें लोग कहते हैं जी कि ये बताएं कि जो हमें डॉक्टर बताते नहीं हैं कि कैंसर से बचें कैसे। देखें, पहले तो सबसे पहले हमें देखना चाहिए कि कौन सी कॉमन बीमारियां हैं इस मुल्क में। सबसे ज़्यादा जो लोग मरते हैं ना इस शहर में या इस मुल्क में, वो इंजरीज या ट्रामा से मरते हैं। और सेकंड जो उसके आगे नेक्स्ट बीमारी है ना, वो कैंसर है। जिससे ये हार्ट डिजीज़ से ज़्यादा हो गई है। WHO ने ये कहा था कि 2013 में कैंसर सरपास्ड हार्ट डिजीज़ एज द नंबर 2 काज ऑफ डेथ। ठीक है, अब क्वेश्चन ये है कि कैंसर क्यों होता है। कुछ कैंसर तो चूँकि एक बीमारी का नाम नहीं है ना, कैंसर तो हर आर्गन का अपना कैंसर है। कोई स्टमक का कैंसर है तो खुराक की नाली का कैंसर है, कोई किडनी का कैंसर है, ब्रेस्ट का कैंसर है। पाकिस्तान में जो कॉमन कैंसर है ना, उनमें ब्रेस्ट सबसे कॉमन है, और फिर उसके बाद कोलन का आता है, और फीमेल्स में ओवरी का कैंसर जो है वो खासा कॉमन है। कराची में अगर जाएं तो वहाँ पे सबसे कॉमन कैंसर जो है वो ओरल कैंसर है ब्रेस्ट के बाद, और उसकी वजह है पान, गुटखा, छालिया और टबैको। अब आपका सवाल ये था कि कैंसर क्यों होता है। जो 1/3 कैंसर जो है ना दुनिया में, वो टबैको रिलेटेड है। यानी एवरी थर्ड कैंसर इन द वर्ल्ड इज़ रिलेटेड टू यूज़ ऑफ टबैको इन वन फॉर्म और द अदर। अब टबैको हम कैसे कैसे इस्तेमाल करते हैं। हम सिगरेट पीते हैं, हुक्का पीते हैं, हम नस्वार की शक्ल में मुंह में रखते हैं या नाक में डालते हैं, या आप पान और छालिया जो है टबैको वाला पान है उसमें इस्तेमाल करते हैं। वन वे द अदर टबैको इज़ काजिंग एवरी थर्ड कैंसर इन द वर्ल्ड। सो अगर आप प्रिवेंशन की तरफ देखें तो मोस्ट प्रिवेंटेबल काज ऑफ वुमेन मिजरी इज अवॉइडिंग यूज ऑफ टबैको। ठीक है ना, इसलिए अब May 31 वर्ल्ड नो टबैको डे होता है। हम पिछले 25 साल से माल रोड पे भी और सारे उस पर वॉक करते हैं अवेयरनेस प्रोड्यूस करने के लिए। अब दूसरी बात आ गई थी कि और क्या क्या काजेज हैं कैंसर के, अपार्ट फ्रॉम, अगर जो फेयर स्किन नेशन है ना, उनमें स्किन कैंसर जो है ना, इट इज़ रिलेटेड टू सन एक्सपोजर। अल्ट्रावायलेट लाइट जो है ना हमारी, वो अपना अगर बहुत ज़्यादा वो एक्सपोज हो तो, या और आपने नहीं लगाई हुई सनस्क्रीन, तो फेयर स्किन पीपल में जो स्किन कैंसर है इट्स क्वाइट कॉमन। अच्छा, कुछ कैंसर जो है ना वो दे आर रिलेटेड टू आपकी डाइट क्या है। जैसे कोलोन कैंसर का हमारा ख्याल ये है कि अगर आपकी डाइट में रफेज कम है, फाइबर कम है, और तो ज़्यादा देर तक वो पड़ी रहती हैं चीज़ें कोलोन में, क्योंकि बावल रेगुलेट नहीं होती। और अगर उसमें कार्सिनोजन है, कार्सिनोजन वो चीज़ें हैं जो कैंसर प्रोड्यूस करती हैं, तो वो फिर कोलोन कैंसर के चांसेस बढ़ जाते हैं। कुछ कैंसर जो है वो इन्फेक्शन से रिलेटेड है। जैसे लिवर कैंसर पाकिस्तान में बहुत कॉमन है, बदकिस्मती से हेपेटाइटिस C जो है ना
इट्स द मेन कॉज ऑफ लिवर कैंसर इन पाकिस्तान। फिर एक सर्वाइकल कैंसर है। सर्वाइकल कैंसर मतलब जो औरतों की रहम का जो मुंह है ना, उसको सर्वेक्स कहते हैं। तो उसका जो कैंसर है वो ह्यूमन पेपिलोमा वायरस से रिलेटेड है। तो इनफैक्ट जिन कंट्रीज़ में हमने HPV की वैक्सीनेशन इंट्रोड्यूस कर दी है, वहाँ पे उसका इंसिडेंस बहुत कम हो गया है। तो ये HPV या पेपिलोमा वायरस की जो वैक्सीन है, ये सिर्फ यंग गर्ल्स और फीमेल्स को दी जाती है, मेल्स को तो देने का उसमें कोई नहीं है। तो बात होगी इन्फेक्शन है जो प्रोड्यूस कर रहे हैं कैंसर, टोबैको है, सनलाइट है, और आपके कुछ लाइफस्टाइल के इशू है। अच्छा, कुछ कैंसर्स ऐसे हैं जो जेनेटिकली रिलेटेड है, जो जिनके बेसिस जो है जेनेटिक है। फॉर एग्जांपल 10% ऑफ ब्रेस्ट कैंसर जो है उसके पीछे जेनेटिक्स इन्वॉल्व है। वो जैसे 2 जीन्स होते हैं जिन्हें हम BRCA1 या BRCA1 जीन कहते हैं, BRCA2 जीन्स है। मैं अभी लास्ट पेशेंट जो मैंने अपने OPD में देखा है ना, ये लड़की अब तो घर 44 ईयर्स की है। व्हेन आई सा शी वाज 19 ईयर ओल्ड। वो BRCA1 पॉजिटिव है। उस वक्त लाहौर में BRCA1 होता ही नहीं था। शी वाज सो यंग, शी लॉस्ट हर 1 ब्रेस्ट, और उसके 20 साल बाद उसको दूसरी ब्रेस्ट का भी कैंसर हो गया। बाय देन हमारे पास फैसिलिटी थी BRCA करने की, तो उसको मैंने BRCA किया, तो वो BRCA पॉजिटिव था। अब हम उसकी कंजर्वेटिव ब्रेस्ट सर्जरी करना चाहते थे, लेकिन जब वो BRCA1 पॉजिटिव आ गई तो फिर हमने सोचा कि इसकी तो ब्रेस्ट रिमूव कर देनी चाहिए, बिकॉज शी इज़ एट हाई रिस्क। और नॉट ओनली जो BRCA के पेशेंट्स हैं वो ब्रेस्ट कैंसर प्रोड्यूस करते हैं, वो ओवेरियन पेट कैंसर भी साथ उनमें कॉमन है। तो हमने इसी पेशेंट की जो है वो फिर लेप्रोस्कोप से उसकी ओवरीज भी निकाल दी एट एज 38। नॉर्मली तो हम ये काम जो है नहीं करते, लेकिन जो प्रिवेंट कैंसर, तो कुछ सर्जरी है जो प्रिवेंटिव सर्जरी है। फॉर एग्जांपल एक डिजीज़ है फेमिलियल पोलिपोसिस कोलाई। ये बच्चों में पॉलिप्स बनते हैं, एक पॉलिप नहीं, सिंगल पॉलिप नहीं, मल्टीपल हंड्रेड्स ऑफ पॉलिप बनते हैं। अब ये फेमिलियल पोलिपोसिस के जो बच्चे हैं, अगर आप इनकी कोलन नहीं निकालते 12-13 साल तक, तो ऑलमोस्ट ऑल ऑफ देम विल डेवलप कोलोरेक्टल कैंसर। तो ये जेनेटिक बेसिस है। लेकिन बहुत सारे जो हमारे जो कैंसर हैं ना, वो जेनेटिकली नहीं है, वो इन्वायरमेंट की वजह से है। और जितना हम एनवायरनमेंट को ज़्यादा पोल्यूट किए जा रहे हैं, उतने जो कैंसर का इंसिडेंस बढ़ रहा है। मैंने यहाँ पे लंग कैंसर का नाम नहीं लिया अभी तक, इट्स वन ऑफ द कॉमनेस्ट कैंसर्स। वुड यू बिलीव, मेरे अपने 3 कोलीग्स, मैं उनका नाम नहीं, 3 प्रोफेसर्स जो थे ना, दे ऑल डाइड ऑफ लंग कैंसर बिकॉज दे वर चेन स्मोकर्स। ठीक है, उनमें से एक तो मेरे साथ काम किया करते थे, वो यूज्ड टू शेयर एन ऑफिस। तो जब मैं वो अपना राउंड करके हम आते थे, तो वो हमारे दोस्त जो थे ना, वो सिगरेट सुलगाते थे, तो मुझे उस दफ्तर से बाहर निकलना पड़ता था उतनी देर के लिए, ताकि वो अपना सिगरेट पी रहे। और मैं उन्हें यही कहा करता था कि ये आप मुझे भी साथ पैसिव स्मोकिंग का मतलब होता है कि सिगरेट कोई और पी रहा है और आप इनहेल कर रहे हो। तो 20% डैमेज जो होता है सिगरेट रिलेटेड, वो पैसिव स्मोकिंग से होता है। लो एंड बिहोल्ड 20 years डाउन द लाइन, वो मेरे दोस्त जो थे, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे, ही डेवलप लंग कैंसर एंड ही डाइड फ्रॉम इट। मेरे जो एनेस्थेटिस्ट थे, वो भी जब थिएटर में ख़त्म होता था तो वो ऑफिस में जाके ना, तो वो सिगरेट सुलगाया करते थे, और उन्हें पता था अच्छी तरह कि सिगरेट क्या करता है। अल्टीमेटली हमने उनका एक लंग भी निकाल दिया, बट ही डिड नॉट सर्वाइव हिज डिजीज़। तो बात ये हो रही थी कि कैंसर से बचा कैसे जा सकता है। देखो, यू कांट चेंज योर जीन्स, ठीक है ना, जो आपने जेनेटिकली इनहेरिट किया वो तो अल्लाह मियां ने आपको दे दिया ना, बट यू कैन चेंज द फैक्टर्स विच वी कॉल एज मॉडिफाइबल फैक्टर्स। अच्छा, दूसरा एक कॉन्सेप्ट है जो बड़ा ज़रूरी है आपके लिए जानना, एक होती है प्राइमरी प्रिवेंशन। प्राइमरी प्रिवेंशन ये है कि आप बीमारी होने ही ना दें। जैसे हम कहते हैं कि गुटखा पान जो है ना कराची के ओरल कैंसर का काज है, तो आप गुटखा पान एलिमिनेट करें, दिस इज़ कॉल्ड प्राइमरी प्रिवेंशन। एक कॉन्सेप्ट है, उसे कहते हैं सेकेंडरी प्रिवेंशन। सेकेंडरी प्रिवेंशन ये है कि
इसे हम अर्ली डिटेक्शन भी कहते हैं। जैसे ब्रेस्ट कैंसर में हमें चूंकि हमें ये पता है कि रिस्क फैक्टर कौन कौन से हैं, बट वी कैन नॉट पिन पॉइंट एक्सेप्ट जो BRCA1 या 2 पॉजिटिव है कि किसको कैंसर होने वाला है। लेकिन इसमें सेकेंडरी प्रिवेंशन जो है ना, दैट इज़ द मेन जो थ्रस्ट है हमारा। सेकेंडरी प्रिवेंशन का मतलब है कि आप डिज़ीज़ को जल्दी पकड़ें। जैसे आपने, मुझे बड़ी खुशी हुई है कि आपने मेमोग्राम फैसिलिटी प्रोवाइड की हुई है, अल्ट्रासाउंड प्रोवाइड किया हुआ है। दीज आर द वेज टू कैच द कैंसर अर्ली। अब वाई डू वी वांट टू कैच द कैंसर अर्ली? अगर आप स्टेज 1 में ब्रेस्ट कैंसर को ट्रीट करते हो तो आपका 90% से ज़्यादा 10 ईयर सर्वाइवल है। अगर आप स्टेज 4 में ब्रेस्ट कैंसर को ट्रीट करते हो तो आपका तो 20% से कम है सर्वाइवल। सो दिस इज़ व्हाट द कॉन्सेप्ट है ना, जिसे हम सेकेंडरी प्रिवेंशन कहते हैं, या दिस इज़ ऑल्सो कॉल्ड अर्ली डिटेक्शन। तो जो ब्रेस्ट कैंसर है उसकी प्रिवेंशन जो है ना, दैट इज़ अर्ली डिटेक्शन, बिकॉज वी डोंट नो कि हार्मोन से हो रहा है, या 10% ब्रेस्ट कैंसर जो है वो जेनेटिक है, बाकी का 90% तो इन्वायरमेंटल है। ठीक है, आप लोगों का, हमें पता है फैट विमेन डेवलप मोर कैंसर, तो हम उन्हें कह सकते हैं जी कि आप अपना जो वज़न है वो अपना कंट्रोल करके रखें। बट द मेन थ्रस्ट जो ब्रेस्ट कैंसर की प्रिवेंशन का है, दैट इज़ सेकेंडरी प्रिवेंशन, विच इज़ अदरवाइज नोन एज अर्ली डिटेक्शन। तो अर्ली डिटेक्शन का तरीका जो है वो बड़ा ज़रूरी है जानना, जो है ना आम कौम के लिए। एक तो यह है कि हर औरत को महीने में एक दफ़ा मिड साइकिल का मतलब है कि माहवारी को हफ्ता 10 दिन बाद जब ख़त्म होती है, अपनी छाती का खुद मुआयना करना चाहिए। इसे हम कहते हैं सेल्फ एग्जामिनेशन। और ये बड़ा आसान काम है। शीशे के सामने खड़े होकर आप अपना दोनों छातियों का मुआयना करते हो, हाथ ऊपर उठा के, साइड करके, लेट के। व्हाट यू आर लुकिंग फॉर इज़ कि कोई गिल्टी तो नहीं बनी या कोई इरेगुलरिटी तो नहीं है। अच्छी खबर ये है कि वो जो गिल्टियाँ हैं, 80% गिल्टियाँ डेंजरस नहीं होती, बट द प्रॉब्लम इज़ कि पेशेंट कैन नॉट टेल कि ये गिल्टी डेंजरस है कि नहीं। सिर्फ जो केयर गिवर है ना, जो डॉक्टर है या जो ट्रेन नर्स है, शी कैन टेल कि ये जो गिल्टी छाती में बनी है ये ख़तरनाक है कि नहीं। तो दैट मीन्स कि अगर आपको इरेगुलरिटी या नामवारी नज़र आती है ब्रेस्ट में, या आपको गिल्टी फील होती है, तो आपको डॉक्टर को जाके दिखाना है। अगर यंग पेशेंट हैं तो हम जनरली उनका अल्ट्रासाउंड एडवाइस करते हैं। अगर बहुत ज़्यादा हमें शक पड़ रहा हो तो हम MRI कर लेते हैं। अगर पेशेंट 35 या 40 साल से ऊपर है तो हम उनका मेमोग्राम एडवाइस करते हैं। मेमोग्राम क्या चीज़ है? बेसिकली मेमोग्राम छाती का एक्सरे है। जैसे हम फेफड़ों का एक्सरे कराते हैं या पेट का एक्सरे कराते हैं, तो जो छाती का एक्सरे है उसको हम मेमोग्राम कहते हैं। इट्स वेरी इजी टू डू, बड़ी आसानी से होता है, उसमें कोई ऐसी ख़ास तकलीफ़ नहीं है, लेकिन वो हमें अर्ली डिटेक्शन में बहुत मदद देता है, क्योंकि मेमोग्राम पे कुछ साइंस है जो बताते हैं कि ये गिल्टी ख़तरनाक है। और फिर हम उसको, अगर वो हमारा ख्याल है कि गिल्टी ख़तरनाक है, तो हम उसकी जल्द या देर एक बायोप्सी करना चाहते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम हम जो बायोप्सी करते हैं वो हम इमेज गाइडेड नीडल से कर लेते हैं, यानी मरीज़ को ऑपरेशन थिएटर में नहीं जाना पड़ता, हम उसे अल्ट्रासाउंड गाइडेड या CT गाइडेड बायोप्सी नीडल से कर लेते हैं। उससे हमें पता चल जाता है कि ये गिल्टी ख़तरनाक है कि नहीं। सही। अच्छा, ये अब आपने जो फैक्टर्स की बात की, उसमें आपने लाइफस्टाइल की बात भी की। तो अगर क्विकली अगर हम ये देखें कि कुछ अरसे से बात होती है कि जो अब ये जिस फॉर्म में हम शुगर इस्तेमाल कर रहे हैं, चीनी जो है उसका रोल, अच्छा फिर ये जो चिकन इस्तेमाल हो रहा है, फिर घी के गिर्द बहुत वो है कि जी इस वक्त जो घी हम इस्तेमाल कर रहे हैं, कोई कहता है ये घी हो, कोई कहता है ये घी हो, प्रोसेस्ड मीट। आपने एक्चुअली बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल किया है। अमेरिका में जो एजेंसी है ना ड्रग्स वाली, उसको FDA इसलिए कहते हैं कि इट इज़ फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, इट इज़ नॉट जस्ट ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। दैट मीन्स कि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जो कौम खा रही है चीज़ें या जो इन्हेल कर रही है या इन्वायरमेंट है उसमें क्या है। अब हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है कि हमने फूड अथॉरिटी तो बनाई हुई है और दूसरी भी चीज़ें बनाई हुई हैं। अनचेक्ड यूज़ है हार्मोन का पोल्ट्री में।
मोटा करने के लिए ना, लेकिन वो हार्मोन्स जो हैं वो खाने के साथ अंदर भी जाते हैं, ठीक है। तो दे आर प्रोड्यूसिंग प्रॉब्लम्स स्पेशली इन अवर यंगर फीमेल्स। उनमें कईयों को पॉलीसिस्टिक ओवरी बन जाती है, कईयों को वायरलाइजेशन हो जाती है, वो अपना बाल आना शुरू हो जाते हैं, थिंग्स लाइक दैट। दिस इज़ वन वे ऑफ पोल्यूशन। एक तो पोल्यूशन है ना एनवायरनमेंट की, उसकी भी बात करते हैं। दूसरी पोल्यूशन है अपना आपकी फूड की पोल्यूशन जो है। तो फूड की पोल्यूशन में जो है वो बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है कि हम सेफ फूड इस्तेमाल कर रहे हो। अब आपने बात की थी मीठे की या चीनी की। मीठा जो है बेसिकली इट्स अ कॉज ऑफ ओबेसिटी। हम सारे जो है ना वी लव हैविंग अपना डिज़र्ट एट द एंड ऑफ द, लेकिन दिस इज़ द मेन कॉज ऑफ ओबेसिटी जो है ना आपका। और जो दूसरा ये है कि अगर आपकी डाइट में फ़ाइबर कम हो, देखा गया है कि जिन कौमों में फ़ाइबर ज़्यादा है उनकी डाइट में, उनमें कोलोरेक्टल कैंसर बड़ा कम है, एज अपोज टू जैसे लाहौरी डाइट में काफ़ी सारा जो है ना मटन और चिकन और ये सारा अब्जॉर्ब हो जाता है। इट डजंट इज लेफ्ट इन द कोलन फॉर द स्टूल फॉर्मेशन, फाइबर नहीं है ना। तो फाइबर अगर कम हो आपकी डाइट में, then there are problems with the colonic tissue. By the way, कुछ colonic cancer hereditary भी होता है, उसको हम hereditary non polyposis coli cancer कहते हैं, लेकिन वो कम मरीजों में होता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं अपना 20 मरीज कोलन कैंसर के ट्रीट करूँगा तो एक आधा ऐसा होगा जिसमें वो हेरिडिटरी है। मोस्ट ऑफ दैम इट इज़ द एनवायरनमेंट। दूसरी जो एनवायरनमेंट है ना वो ये है कि यू कैन नॉट एस्केप कि हम दोनों बैठ के जो इनहेल कर रहे हैं जो पोल्यूशन वो सारे शहर में है। अब पोल्यूशन जो है वो फॉर एग्जांपल आप एग्जांपल ले लें, लास्ट नवंबर जो गुजरा है, देयर वर डेज, मैं ना फिरोजपुर रोड इस्तेमाल करता हूँ तो जो ब्रिज है ना उससे मैं आल्फा टावर देखता हूँ, और जिस दिन मुझे नज़र ना आए ना आल्फा टावर, आई नो टुडे इज़ अ वर्स्ट डे कि आप ब्रिज से नीचे आ रहे हो और आपको आल्फा टावर नहीं नज़र आ रहा दिन के वक्त में। तो ये इससे ज़्यादा हम ज़्यादती क्या कर सकते हैं। अच्छा, लेकिन देखें एक और इशू है बड़ा, हम एनवायरनमेंट के बारे में अपने बच्चों को पढ़ाते ही कुछ नहीं है, उन्हें बताते ही कुछ नहीं है। हमारा काम ये है कि अपने घर के अंदर से सफाई करके तो लोग जो है ना सड़क के ऊपर कूड़ा फेंक देते हैं। उनका ख्याल ये है कि घर तो जो है वो साफ़ कर लिया, ये सड़क मेरी नहीं है या ये दरवाज़ा मेरा नहीं है, हालांकि वो भी उसी का पोर्शन है, घर का बाहर पोर्शन है जहाँ पे आपने बाहर। लेकिन हम ये बात जो है ना इसे हम कहते हैं सिविक्स बेसिकली ना। अब मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देने लगा हूँ। आई मीन लाहौर की 3 इंस्टीट्यूशंस हैं, सेंट्रल मॉडल स्कूल, गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी एंड किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी, और मैंने इन तीनों का बेस्ट ग्रेजुएट हूँ। I don't remember in the 17 years I spent in these institutions somebody ever talked of environment, कि ये भी कुछ चीज़ होती है जो पढ़ने वाली है। environment का लफ्ज़ मुझे नहीं याद। वो मैं एक दिन मैंने कहा हम तो बच्चों को ज़ीब्रा क्रॉसिंग नहीं बताते कि ये क्या होता है, कि सड़क के ऊपर क्रॉस करने के लिए एक ज़ीब्रा क्रॉसिंग होता है। फिर देखें आप, और एनवायरनमेंट की ये प्रिवेंशन की बात हो रही है ना। इफ़ यू फोर्स द पीपल टू वॉक ऑन द रोड दे विल गेट हिट। लाहौर जनरल हॉस्पिटल है यहाँ पे, उसमें रोज़ कोई 70-80 बंदे आते हैं हु हैव बीन हिट बाय व्हीकल्स रोज़ के। वजह क्या है? ये आपके सामने सड़क है फिरोजपुर रोड, हमने इस पर फुटपाथ ही नहीं बनाया। वो सारी दुनिया आप देखें वाल्टन रोड हमने नई बनाई है, हमने उस पर करोड़ों रुपए लगाए हुए हैं। सम स्टूपिड इडियट इज पुटिंग जो अपना जो है ना वो अपना ब्रिज, उसकी साइडों पे वो एक ऊंचे वो अपना लगा रहा है स्टील की चीज़ें, बट नोबडी इज थिंकिंग कि इस पर एक फुटपाथ भी चाहिए, लोगों के चलने के लिए जगह चाहिए, सेफ जगह, जिसे साइड वॉक कहता है अमरीकी।
साइड वॉक बनाने की हमने सेफ वॉकिंग की कोशिश ही नहीं की। ये कलमा चौक है ना, एक दिन मैं यहाँ से ना, मेरी गाड़ी ख़राब थी एंड आई वांटेड टू गो टू मीर लतीफ़ हॉस्पिटल। टू माई अटर डिस्कस, कलमा चौक में हमने एक अंडरपास बनाया, एक ओवरपास बनाया, मेरे सामने ही सारे बने। आई डिड नॉट नो हाउ टू क्रॉस कलमा चौक, क्योंकि हमने ना कोई वहाँ पे फुटपाथ बनाया, ना पे वहाँ पे कोई अपना ज़ीब्रा क्रॉसिंग बनाया, ना कोई लाइट लगाई। पेडेस्ट्रियन का तो हमने ख्याल ही नहीं ना किया हुआ। और इंजरीज इज़ योर कॉमनेस्ट किलर इन दिस कंट्री। मैंने शुरू में बात की थी, ट्रामा इज़ नंबर 1 किलर ऑफ पीपल इन पाकिस्तान। अच्छा, अब आ गई बात अपना पोल्यूशन की। You know, about 12 years ago, my wife was invited to lecture in Delhi. तो मैं भी उनके साथ था। तो शाम को मैं नीचे के बाहर गया, तो वहाँ पे जो अपना मोटरसाइकिल था, उसके सिलेंसर में वो उसने ना स्मोक, वो उसका एग्जॉस्ट चेक कर रहा था। तो मैंने से पूछा कि ये क्या कर रहे हो? वो कहते हैं जी कि ये मुझे हर 3 महीने बाद जो मोटरसाइकिल का एग्जॉस्ट है ना, इसका एग्जॉस्ट चेक करवा के एक सर्टिफिकेट अपने पास रखना पड़ता है। इफ़ वी कैन डू दैट इन दिल्ली, इफ़ दे कैन डू दैट इन दिल्ली, वाई का। अब मुझे बताएं कि लाहौर के किसी एग्जॉस्ट को हमने कभी चेक किया है कि इसके अंदर से क्या निकल रहा है? फिर कैंसर नहीं बनेगा तो और क्या बनेगा? मुझे बताते कि वही आपका दमा बढ़ गया है। द पीपल हु आर सेंसिटिव, जिनका एयरवे सेंसिटिव है, they are finding it difficult to breathe during November, अक्टूबर नवंबर के एंड पे they find it difficult to breathe। हम उनको ट्रीट करते रहते हैं ब्रोंकोडायलेटर से, हम वो एनवायरनमेंट है उसको नहीं कुछ करेंगे। ठीक है। अच्छा, ये बताएं कि जैसे ख़वातीन में ब्रेस्ट कैंसर, तो आजकल लोग प्रोस्टेट कैंसर के लिए भी बड़े वरीड हैं, क्योंकि वेस्ट में तो शायद इसकी रेशो ज़्यादा है। तो मतलब कैसे उसके लिए कैसे केयरफुल रहा जाए, या उसके लिए क्या सिम्टम्स हैं? हमें अगेन हमने शुरू में बात की थी कि बहुत सारे कैंसर ऐसे हैं जिनमें हमें उसका जो है ना वो एग्जैक्ट काज नहीं है पता। तो प्रोस्टेट कैंसर इज़ वन ऑफ दैम। लेकिन प्रोस्टेट कैंसर जो है जब सिम्टम प्रोड्यूस करता है ना, तो मोस्टली ऑब्स्ट्रक्शन के सिम्टम्स हैं, यानी आउटफ्लो ऑब्स्ट्रक्शन है। तो अगेन वी नीड टू हैव गुड यूरोलॉजिस्ट्स who can treat that। प्रिवेंशन उसमें कोई ख़ास नहीं है, इसलिए कि वी डोंट नो एग्जैक्टली व्हाट कॉजेज इट। लेकिन अर्ली ट्रीटमेंट हो जाए, वापसी हो जाए, उसमें हार्मोन भी है, उसमें अपना TUR भी है, ट्रांसयूरिनरी रिसेक्शन भी है। लेकिन अगेन प्रोस्टेट इज़ वन ऑफ द कॉमनेस्ट कैंसर्स इन पाकिस्तान एज वेल एज इन द वेस्ट इन मैन। और इसकी जब मेटास्टेसिस होती है ना बोन्स में, तो दे आर वेरी पेनफुल। लेकिन इसकी हार्मोनल ट्रीटमेंट अवेलेबल है, हार्मोनल मैनिपुलेशन से ना काफ़ी देर मरीज जो है ना वो निकाल जाता है। ठीक है, सही। अच्छा, ये मतलब जनरली हमारे यहाँ ना जी, अगर आप देखें कि फ़िल्मों में और ड्रामों में जब उन्होंने किसी को मारना होता है ना, ज़्यादातर कैंसर ही कर देते हैं। तो उसकी वजह से शायद जनरली लोगों को ये लगता है कि खुदा ना खास्ता कैंसर हो गया है ना, तो बस अब इसने मार ही जाना है। तो ये जो स्टेजेस हैं एक आम बंदे के लिए, स्टेजेस का जानना कितना ज़रूरी है? यू नो, हमारी कौम में ना जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है ना इस सोसाइटी का, उसे कहते हैं इग्नोरेंस, जहालत या ना जानना या आगाही। हमारी कौम में एक्चुअली आगाही बड़ी कम है। कैंसर is a bad news, of course, but it is not doomsday news. Majority of cancers are treatable if we detect them early. अब प्रॉब्लम ये है इस सोसाइटी का कि यहाँ पे मरीज़ जो है वो प्रोक्रेस्टिनेट करता है। एक तो मरीज़ प्रोक्रेस्टिनेट करता है, दूसरा हमने फैसिलिटीज़ नहीं बनाई हुई, जिसे हम अपनी ज़बान में एक लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, कंप्रीहेंसिव कैंसर केयर। कंप्रीहेंसिव का मतलब जामिया, जैसे एक जामिया मस्जिद होती है ना उसमें हल, इसी तरह एक जामिया कैंसर सेंटर होता है, उसे हम कंप्रीहेंसिव कैंसर सेंटर कहते हैं। उसका मतलब ये है कि वो जो भी फैसिलिटी कैंसर के मरीज़ को चाहिए वो एक छत के नीचे अवेलेबल हो।
अब मैं प्रेसिडेंट हूँ कैंसर सर्जन एसोसिएशन पाकिस्तान का, वेल था, मैंने आई फाउंडेड द कैंसर सर्जन एसोसिएशन इन 2008। मैं आपको एक स्टार्टलिंग बात बताने लगा हूँ। पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी मेडिकल सेंटर ने इस मुल्क में 19 कैंसर और सो कॉल्ड कैंसर हॉस्पिटल बनाए हुए हैं। दे आर डूइंग वेरी गुड जॉब, बट दे आर डूइंग एडजुवेंट थेरापी. Adjuvant therapy means additional therapy. They provide chemotherapy, they provide radiotherapy, and they provide diagnostic facility. But they don't have any surgical facility in any one of the 90. नूरी हो गया, इनमोल हो गया, पीनम हो गया, किरण हो गया. आप एक वापसी नहीं कर सकते वहाँ पे. How do you call a center as cancer center? ये तो लोगों को डिसेप्शन की बात है ना. They are diagnostic centers. And they are adjuvant therapy centers. Very good, they are doing very good job. लेकिन हमें ज़रूरत ये है कि जो जैसे आपने अपने इस ऑर्गेनाइजेशन के बाद लिखा हुआ है ना, वन स्टॉप सेंटर, हमें चाहिए वन स्टॉप सेंटर्स. जैसे उसकी एग्जांपल है शौकत खानम, बट शौकत खानम इज़ अ प्राइवेट फैसिलिटी, और कैंसर तो इतना ज़्यादा है, शौकत खानम अकेला क्या करेगा वहाँ पे? वो तो दे कांट इवन डू 6 or 7% ऑफ द वर्कलोड ऑफ द सिटी. मैं चूँकि 15-20 साल इस मुल्क का सबसे बड़ा अस्पताल है ना, उसका चीफ ऑफ सर्जरी था, एंड आई नो द रियल बर्डन ऑफ कैंसर. मेरे वार्ड में 180 बेड थे और 140 मरीज़ होते थे हर दफ़ा, 2-2 3 दिन हम डालते थे. उनमें से हमेशा 15% मरीज़ जो थे कैंसर के होते थे. अब ट्रेजेडी ये है कि मेजॉरिटी ऑफ दोज कैंसर्स वर लोकली एडवांस्ड, और लोकली एडवांस कैंसर का जब आप ट्रीटमेंट करते हो तो आपको 3-4 घंटे लग जाते हैं. अगर आप अर्ली कैंसर का ट्रीटमेंट करोगे तो आप तो 20 मिनट में 25 मिनट में फारग हो जाओगे, क्योंकि आपको बड़े लंबे ऑपरेशन करने पड़ते हैं. तो हमने अब यहाँ पे क्या होता है, मरीज़ जाता है इनमोल हॉस्पिटल में, वेरी गुड हॉस्पिटल, वो देखते हैं, वो कहते हैं जी कि ये तुम्हारा तो ब्रेस्ट लंप है और ये मैंने मेमोग्राम किया है तो ये तो लगता है मैलिग्नेंट है, अब तुम यूँ करो, तुम जाके वापसी करवाओ, क्योंकि हम तो वो वापसी नहीं करते. वो मरीज़ आगे आता है जिना हॉस्पिटल में, वापसी हो जाती है तो वो कहते हैं जी कि ये अब तुम्हें ऑपरेशन चाहिए, तो फिर वो भी अस्पताल पहुंच जाता है कि अब मुझे ऑपरेशन का. जब ऑपरेशन हो जाता है तो सर्जन से बताता है कि तुम्हें तो रेडियोथेरापी भी चाहिए, तुम्हें अस्पताल में तो लीनियर एक्सेलरेटर ही नहीं है. कैन यू इमेजिन, पंजाब गवर्नमेंट डज नॉट ओन अ सिंगल लीनियर एक्सेलरेटर इन दिस डे एंड एज. पंजाब गवर्नमेंट की, मैं एटॉमिक एनर्जी वालों की नहीं बात कर रहा. इनमोल इज़ नॉट पंजाब गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट का अदारा है. एक लीनियर एक्सेलरेटर था हमारे पास जनाब है, जो पिछले 6 साल से खराब है, ये समवेयर और देर. अब आपने रेडियोथेरापी देनी है मेरे अस्पताल में, आपने वहाँ पे कोबाल्ट 60 की मशीन लगाई हुई है. ये तो ऐसे ही है कि आपको चाहिए तो अपना रोल्स रॉयस और आपने ख़रीदा हुआ वो वहाँ पे सुजुकी भी ना हो आपके हैं. कोबाल्ट 60 इज़ नो वे ऑफ गिविंग रेडियोथेरापी इन दिस डे एंड एज. आपको अच्छे वाले लीनियर एक्सेलरेटर, एक लाइनेक एक मशीन होती है जो लोगों को कैलकुलेटेड रेडियोथेरापी देती है सेफ तरीके से. ठीक है, तो आपका सबसे बड़ा अस्पताल जो है, सबसे पुराना अस्पताल म्यू अस्पताल है, वहाँ पे लीनियर एक्सेलरेटर ही नहीं है. ठीक है ना, दैट मीन्स यू हैव नॉट प्रोवाइडेड सर्विस एट वन स्टेज. बात हो रही थी कॉम्प्रिहेंसिव कैंसर सेंटर की. आपको सर्जरी करनी है जिस जगह पे, उसी जगह पे आपको कीमो करनी है, उसी जगह पे आपको रेडिएशन करनी है, उसी जगह पे आपको डायग्नोस्टिक फैसिलिटी रखनी है. अच्छा, फिर एक और है, अब ये बात हो जाती है पॉलिटिकल जी, कि आप जब कैंसर का इलाज करते हो ना तो आपको बाज़ दफ़ा इमीडिएट आंसर चाहिए होता है ड्यूरिंग ऑपरेशन. इसे हम अपनी ज़ुबान में कहते हैं फ्रोज़न सेक्शन. फ्रोज़न सेक्शन ये होता है कि मैंने कोलन काटी है ना, या मैंने स्टमक काटा है, तो आई वांट टू नो कि ये स्टमक का जो प्रॉक्सिमल एंड है, इससे कैंसर निकल गया है कि नहीं, उसका मुझे एज पता करना है. या मैंने ब्रेस्ट लंप निकाला है, आई वांट टू नो कि इसका एज जो है ये निकल गया है कि नहीं. तो फ्रोज़न सेक्शन जो है 20 मिनट में उसका आंसर हो जाता है. अब लाहौर के 6 टीचिंग हॉस्पिटल है, उसमें से एक भी फ्रोज़न सेक्शन प्रोवाइड नहीं कर रहा. अब मैं अगर ब्रेस्ट कैंसर का इलाज करता हूँ और मैं सेंटिनल नोड लगाता हूँ, तो मुझे उस सेंटिनल नोड को फ्रोज़न सेक्शन करके देखना है
कि ये इसके अंदर बीमारी है कि नहीं, क्योंकि अगर है तो मुझे आगे जाके बाकी का डिसाइड करना है। अब मेरा डायलेमा ये है कि वो फ्रोज़न सेक्शन नहीं है, तो फिर मैं उसको बंद कर देता हूँ, उसे कहता हूँ अब हफ्ते बाद हम ये रिपोर्ट आएगी तो फिर पता करेंगे कि अगर तुम्हें दोबारा खोलने की ज़रूरत तो है तो नहीं। वो रिपोर्ट वाला कहता है जी कि ये तो आपका इन्वॉल्व है, तो फिर आप दोबारा उसको खोलोगे, आप उसका एक्जिला डिसाइड करोगे। तो हमने एक की बजाय 2 ऑपरेशन किए बिकॉज वी हैव फेल्ड टू प्रोवाइड अ सिंपल थिंग कॉल्ड फ्रोजन सेक्शन। फ्रोजन सेक्शन जो है ना वो इतना लंबा चौड़ा काम नहीं है, वो मशीन पड़ी हुई है, क्रायोस्टैट उसे कहते हैं, वो इट्स द मैन बिहाइंड द मशीन विच इज़ इम्पोर्टेंट। एक और चीज़ जो है ना वो इस मुल्क को बड़ी बताने की ज़रूरत है। सबसे ज़्यादा जो अपना यूज़फुल एसेट होता है ना किसी कौम का, वो उसके लोग होते हैं। वो मशीनें नहीं होती, वो कारें नहीं होती, वो एयरपोर्ट नहीं होती, वो बसें नहीं होती, बिल्डिंगें नहीं होती, ओवरपास अंडरपास नहीं होते, बंदे होते हैं। these are the most important asset of a nation। हम कहते हैं जी कि हमने इतने बंदे एक्सपोर्ट कर दिए फलां, वो हमने अपने ब्रेन एक्सपोर्ट कर दिए हैं, हमने अपने अच्छे अच्छे ब्रेन एक्सपोर्ट कर दिए। यू नो, I'll give you an example. I sent my daughter to do graduation from Harvard University, which she did. अब हार्वर्ड से पढ़ के उसे तो पाकिस्तान आके काम करना चाहिए ना, बट पाकिस्तान कैनॉट प्रोवाइड दो सर्विसेज टू दैट। तो अब वो UCLA में पढ़ाती है, बजाय ये कि वो किंग एडवर्ड में जा वो अल्लामा इकबाल में आके पढ़ाए। अब मैं उसे क्या करूँ, हाउ डू आई कन्विंस हर कि ये हो जाएगा। आई कन्विंस माई सेल्फ। आई यूज टू टीच इन बेलर कॉलेज ऑफ मेडिसिन इन ह्यूस्टन। I convinced myself that King Edward is where I graduated. This is my alma mater, जिसे मादरे इल्मिया हम कहते हैं ना, इसके मेरे पे एहसान है। इतने साल इन्होंने मुझे पढ़ाया तो मुझे इसे I want to give back. I convinced myself. I could not convince my daughter. मैं एक ये मिसाल दे रहा हूँ आपको कि it is the people. It is the people. And we need to look after the teachers. इस मुल्क में जो सबसे कम तनख्वाह है ना इस वक्त, वो आप टीचर को देते हो। एंड योर बिगेस्ट प्रॉब्लम इज इग्नोरेंस, नॉट नोइंग। सो अनलेस यू वर टू लुक आफ्टर योर टीचर्स, यू विल नेवर इम्प्रूव द सिचुएशन। आप जब तक जो पढ़ाने वाला है ना उसका सही ख्याल नहीं रखोगे, आप ब्यूरोक्रेट को बहुत ज़्यादा पैसे दोगे, आप पुलिस वाले को पैसे दोगे, आप जज को भी पैसे दोगे, वेयर आर द टीचर्स? लुक, मैं अपनी नहीं, गॉड हैज़ गिवन मी एनफ, बट मैं आपको मिसाल देने लगा हूँ। किंग एडवर्ड या म्यू अस्पताल इस मुल्क का सबसे पुराना सबसे बड़ा अस्पताल है, एंड आई वाज चीफ ऑफ सर्जरी ओवर देयर। मैं अपनी गाड़ी खुद चला के जाता था, उसमें पेट्रोल खुद डालता था, गाड़ी भी मेरी अपनी थी। बट लुक एट द पैरेलल, डिप्टी सेक्रेटरी जो है वो 2 गाड़ियाँ लेके फिर रहा है, आपका जो सेशन जज है वो भी गाड़ियाँ लेके फिर रहा है। वाई डोंट यू लुक आफ्टर योर टीचर एज वेल? वाई डू यू फोर्स हिम टू डू अ सेकेंड जॉब आफ्टर 2 o'clock? यहाँ का हर टीचर जो है ना इस मुल्क का, वो 2 जॉब कर रहा है। एक 2:30 बजे तक जॉब करता है और फिर 2:30 बजे से लेकर 10:30 बजे तक दूसरा जॉब करता है, डबल शिफ्ट करता है। तो आप अगर उनको सारा दिन इस काम पे लगाएंगे तो वो कब रिसर्च करेगा और कब पढ़ाएगा जाके, कब अपना लेक्चर बनाएगा? बिकॉज आपने उसे अपना रोज़गार कमाने पे लगाया हुआ है, बिकॉज यू डोंट पे हिम इनफ। हाँ, टीचर का ख्याल नहीं रख रही है कौम। ये ज़रा बात कैंसर से दूसरी तरफ चली गई है, बट दिस इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। दिस इज़ वेरी इम्पोर्टेंट कि आप प्राइमरी, मैं जब किंग एडवर्ड में था ना तो मेरी स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन थी कि अगर नॉर्थ सर्जिकल वार्ड या दिल्ली वार्ड में एक टीचर दाखिल होगा तो यू विल पुट अ VIP बोर्ड बिहाइंड हिज बेड ऑलवेज, बिकॉज यू नीड टू लुक आफ्टर दैम, कि वो बाइज्जत बंदा है। यहाँ पे VIP वो है जो दूसरों की सड़कें बंद कर देता है, उसको VIP कहते हैं हम, हैं? हम अपनी क्रिकेट टीम को तो VIP बना देते हैं, हमने कभी अपने टीचर को भी VIP बनाया है? मुझे लाहौर की एक सड़क दिखा दो जो किसी आपने साइंटिस्ट के नाम पे नेम की हो। कभी तो मेजर साख शहीद ओवरपास है, कभी वारस मीर अंडरपास है, कभी
वो जो है वो फलानी अपना बिल्डिंग है, कोई इंटरचेंज है। बताओ एक पढ़े लिखे आदमी के नाम पे आपने शहर में, आई कुड ओनली फाइंड वन एग्जांपल, एक डॉक्टर तवाब साहब होते थे, एक डॉक्टर तवाब रोड है DHA में, ही वाज अ वेरी नाइस फेलो, वो पीडियाट्रिशियन थे। आई कैनट फाइंड, यहाँ पे तो महमूद कसूरी रोड है या नूरजहां रोड है। वेयर आर योर साइंटिस्ट्स? उनकी आप क्या कदर करते हो? ट्रू। अच्छा, ये जैसे एजुकेशन की बात हुई, अब एजुकेशन एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, मिथ्स एंड मिसकंसेप्शंस। अब उसमें मतलब कोई कहता है जी कि नहीं नहीं बायोप्सी नहीं करानी चाहिए, कैंसर फैल जाता है, फिर लोग कहते हैं जी कीमो जो है वो नहीं करानी चाहिए। तो ये मतलब थोड़ा सा इस पे आप ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपने की है। अभी मैंने एक हफ्ता पहले एक ब्रेस्ट कैंसर का पेशेंट देखा, तो उसके साथ एक बूढ़ा आदमी था, उसका या बाप था या चाचा था। तो मुझे कहता है डॉक्टर साहब ये जो लोया लग जाए ना ये कैंसर को तो ये फैल जाता है। मैंने कहा तो फिर मैं तो पिछले 44 साल से क्या कर रहा हूँ, मैं तो काम ही लोहे से करता हूँ, मेरे तो सारे इंस्ट्रूमेंट होते ही लोहे के हैं या स्टील के होते हैं। तो मैंने कहा ये देखो ना, ये जहालत की एक्सट्रीम है कि आप उसको, ये वापसी करने से कोई चीज़ फैलती नहीं है। वापसी ओनली टेल्स यू व्हाट इट इज़। और फर्स्ट एसेंशियल इन सॉल्विंग अ प्रॉब्लम इज़ टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ द प्रॉब्लम। तो कैंसर में जो है ना फर्स्ट एसेंशियल होता है प्रूविंग दैट इट इज़ कैंसर। हम एक बड़ी एडेज इस्तेमाल करते हैं, द फर्स्ट इशू इन ऑन्कोलॉजी इज़ ऑफ द टिश्यू। ठीक है, पहली जो इशू है ना ऑन्कोलॉजी इज साइंस ऑफ ट्यूमर्स। फर्स्ट इशू इज ऑफ द टिश्यू बिकॉज यू नीड ए टिश्यू डायग्नोसिस बिफोर यू कैन प्रोसीड। तो मैंने जैसे बताया ना कि अगर आपने किसी भी मसले का हल तलाश करना है तो पहला काम है कि रिकग्नाइज करें मसला है क्या। तो दैट इज़ व्हाट वी कॉल एज टिश्यू डायग्नोसिस। तो टिश्यू डायग्नोसिस करने से क्या कैंसर कैसे फैल जाएगा? ये एक मिथ है, ये एक मिसकंसेप्शन है। वजह ये है कि हमने कौम को तो सारी कौन पढ़ रखा हुआ है, पढ़ाते तो हम उन्हें है नहीं है। जैसे मैंने शुरू में बात की थी आपसे, हम किसी चैनल पे 1 घंटा भी पब्लिक हेल्थ एजुकेशन पे खर्च नहीं करते। सारा दिन हम फजूल कामों पे, कुछ 40-50 चैनल है शहर में, मुझे दिखा दें कोई 1 घंटा भी कोई लगाता हो महीने में कौम को पढ़ाने के लिए कोई दिखा दें। तो ये जब तक ये काम पढ़ाएंगे नहीं, ये मिसकंसेप्शन रहेगी। वापसी करने से या छेड़ने से कैंसर नहीं फैलता। मेजॉरिटी ऑफ टाइम जब कैंसर फैलता है तो वो आपके ऑपरेशन से पहले ही फैल गया होता है, बिकॉज दैट इज़ लेट डायग्नोसिस एंड दैट इज़ अवर ट्रेजेडी, दैट इज़ अवर डायलेमा कि आपकी जो डायग्नोसिस है वो लेट हो रही है। अर्ली डायग्नोसिस हो जाएगी तो आपके बचने के काम है। तो अगर मैं एक मैसेज दे सकूँ ना ब्रेस्ट कैंसर के बारे में इस कौम को, तो वो ये है कि अर्ली डायग्नोसिस सेव्स लाइफ फ्रॉम ब्रेस्ट कैंसर। ट्रू। अच्छा, आपने पाकिस्तान का टॉप इंस्टीट्यूशंस में रहे, सरकारी भी देखा, हेल्थ केयर प्राइवेट में भी देख रहे हैं। तो मतलब आपके ख्याल में हमारा जो हेल्थ केयर सिस्टम है उसमें लूप होल क्या है? ये तो एक बहुत बड़ा टॉपिक है इन इटसेल्फ कि लूप होल्स क्या है। अपना देखें, वो एक मैंने ना कोई 6-7 साल पहले पिम्स इस्लामाबाद में एक हमारा सेंटर, तो वहाँ पे मैं एक लेक्चर दे रहा था, व्हाट इज़ एलिंग द मेडिकल एजुकेशन इन दिस कंट्री। तो उसके जो चीदा 4-5 पॉइंट थे ना, वो मैं आपको बताता हूँ, आप उन्हें लूप होल कह लें। एक तो ये है कि हमारा मेन प्रॉब्लम जो है ना, वो अगेन ये जो थर्ड टाइम आई एम सेइंग द सेम थिंग, इज़ इग्नोरेंट नेशन। ठीक है, बात पल्ले नहीं पड़ती क्योंकि उनको पता ही कुछ नहीं है। हमारे जो एक तो टीचर को हम सही पे नहीं देते। एक दिन एक ब्यूरोक्रेट मुझे मिली गवर्नर हाउस में, वो थी डॉक्टर साहब, ये जो डॉक्टर है ना मेडिकल कॉलेजेस के, इनकी प्राइवेट प्रैक्टिस बंद करनी चाहिए। मैं कहा यू आर लिविंग इन फूल्स पैराडाइज। तुम प्राइवेट प्रैक्टिस इनकी बंद करोगे, इनमें से एक भी सर्वाइव नहीं करेगा, इनमें से एक भी सर्वाइव नहीं करेगा। आपके पास ये यहाँ पे एक डाइवो होती थी, अभी भी है,
डाइवो है ना अभी। मैं आपको एक किस्सा सुनाने लगा हूँ। आई डोंट थिंक इट शुड गो ऑन एयर, बट यू कैन रिकॉर्ड इट एंड इफ यू वांट यू कैन ऑलवेज पुट ऑन इट। मैं प्रोफेसर ऑफ सर्जरी था रावलपिंडी मेडिकल कॉलेज में। तो मैं सुबह सुबह मंडे मॉर्निंग को, वीकेंड पे मैं लाहौर आ जाता था, तो मंडे मॉर्निंग को 5 बजे सुबह मैं डाइवो बस पे बैठता था। तो वो जो रोड हॉस्टेस है ना, वो मेरे साथ वाले बंदे को खाना दे रही थी। तो वो उससे पूछता है कि तुम्हें कितनी तनख्वाह मिलती है। तो उसने बताया जी मुझे 7,500 मिलते हैं और ये खाना भी देते हैं और रहज भी देते हैं। तो वो द गाय गॉट मोर इनक्विजिटिव। वो कहता है वो जो सामने ड्राइवर बैठा है वो उसको कितनी तनख्वाह मिलती है। मैंने कहा जी उसको 12,500 रुपये तनख्वाह मिलती है और उसको कंपनी खाना भी देती है और उसको कंपनी जो है ना वो रिहाइश भी उसने दी हुई है। समथिंग सडनली स्ट्रक मी। मैं डान अखबार पढ़ रहा था। मैंने कहा था ये ड्राइवर 12,500 तनख्वाह देता है। वुड यू बिलीव ऑन दैट पर्टिकुलर डे ग्रेड 20 ऑफिसर प्रोफेसर मोहम्मद अरशद चीमा ऑफ रावलपिंडी मेडिकल कॉलेज वॉज गेटिंग 9,500 पर मंथ पे। ग्रेड 20 की एंट्री 1998। यानी आपको प्रोफेसर ऑफ सर्जरी को तो आप 9,500 रुपये तनख्वाह रहे थे, डाइवो अपने ड्राइवर को 12,500 रुपये तनख्वाह रही थी। एंड यू एक्सपेक्ट दैम कि वो जो है ना वो रात के 12 बजे तक काम करेगा और वो प्राइवेट प्रैक्टिस नहीं करेगा, तो वो सर्वाइव कैसे करेगा? वो तो पेट्रोल नहीं डाल सकता अपनी गाड़ी में। घर बनाना तो दूर की बात है। सो पहला क्वेश्चन ये है कि यू आर नॉट टीचिंग लुकिंग आफ्टर द टीचर इनफ। ठीक है रोज़ आके MPMN अपनी तनख्वाह बढ़ा लेता है 138%, 180%। जज जो है उसको आप 10 लाख रुपए देते हैं, आप प्रोफेसर ऑफ सर्जरी को देते हैं 1.5 लाख रुपए या 2 लाख रुपए होगी मुझे नहीं पता आप क्या तनख्वाह है, मुझे तो रिटायर हुए 10 साल हो गए। अच्छा, आई डोंट नो व्हाट इज द पे नाउ, बट आई एम टेलिंग यू एग्जैक्ट पे ऑफ प्रोफेसर ऑफ सर्जरी स्टार्टिंग इन ग्रेड 20 on that particular day was 3,500 less than Divo's driver। इससे ज़्यादा आप क्या लुक आफ्टर कर रहे हैं टीचर को? दूसरी बात यह है कि आपको चाहिए, आजकल के ज़माने में टेक्नोलॉजी के ज़माना है, ठीक है, तो आपको चाहिए रिसोर्सेज, लर्निंग के रिसोर्सेज भी। आप अपनी लाइब्रेरी अभी भी 2:30 बजे बंद कर देते हो। अभी भी आप अपने मेडिकल कॉलेजेस की लाइब्रेरी जो है वो 2:30 बजे बंद कर देते हो। मैं जब लेक्चर देता था ना किंग एडवर्ड में, तो जो मल्टीमीडिया में इस्तेमाल करता था वो मैंने ह्यूस्टन से खुद खरीद के ले आया हुआ था। द कॉलेज विल नॉट प्रोवाइड मी अ मल्टीमीडिया। मैंने जो क्लासरूम था वो मैंने अपने डोनर से खुद बनवाया हुआ था। उसके एयर कंडीशनर 12 जो थे ना सारे वार्ड के मैंने खुद लगवाए हुए थे। और अस्पताल रोज़ मुझे एक चिट भेज देता था जी कि आप बिजली बहुत इस्तेमाल कर रहे हो। तो मैंने कहा मेरे मरीज़ को 106 बुखार हो जाता है। अगर सिस्टम चल रहा है ना तो इट इज़ आइलैंड्स ऑफ एक्सीलेंस इन द सिस्टम विच आर रनिंग इट। आप लुक आफ्टर नहीं कर रहे हैं एज यू वुड शुड बी डूइंग इट, ठीक है। तो एक ही है कि आपको चाहिए टीचर को लुक आफ्टर करना। एंड टीचर इज़ नॉट जस्ट मेडिकल टीचर, दूसरे टीचर्स की भी बात कर रहा हूँ, ठीक है। आपने कहा था लूप होल्स, दूसरा ये है कि यहाँ पे ये जो सेहत कार्ड था ना, इट इज़ वॉज अ वेरी गुड इनिशिएटिव। एक यहाँ यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर का टीचिंग हॉस्पिटल है, तो मैं एक दिन गया तो वहाँ पे 5 ऑपरेशन थिएटर थे तो खाली पड़े हुए थे। 200 बेड के हॉस्पिटल में एक भी मरीज़ नहीं था। तो ऐसे ये अस्पताल में उनका जी वो मरीज़ आते ही नहीं है क्योंकि वो तो द डे वी स्टार्टेड सेहत कार्ड वो अस्पताल भर गया। स्टूडेंट्स को भी पढ़ाने के लिए मिल गया है और टीचर्स भी जो थे आपके खाली बैठे हुए थे उनको भी ऑपरेशन करने के लिए मिल गया। बट आई थिंक दैट वाज वी शुड नॉट हैव स्टॉप्ड इट। अभी भी चल रहा है लेकिन उस तरह नहीं चल रहा। तो ये तो है एक अपना पॉलिटिकल होगी ना फिर के। आपने लूप होल्स की बात की थी। आपका एवरेज बंदा जो है ना वो अफोर्ड नहीं कर सकता प्राइवेट ट्रीटमेंट। आप मुझे बताएं कि जिना हॉस्पिटल के बाद लाहौर जैसे बिग सिटी में आपने कोई हॉस्पिटल और बनाया है? तो जिना को बनाया तो आपको 25-30 साल हो गए।
यू हैव नॉट ट्राइड टू ऐड अ फैसिलिटी, तो आपकी जो फैसिलिटीज़ हैं वो ओवरलोडेड है। ये 7 चिल्ड्रंस हॉस्पिटल है, कोई आप 1500-2000 मरीज़ रोज़ देखेंगे ओपीडी में या इमरजेंसी में, आप जितने मर्जी डॉक्टर बना लो वो फैसिलिटीज़ नहीं कोप कर सकती। यू नीड अनदर कपल ऑफ चिल्ड्रंस हॉस्पिटल लाइक दैट, क्योंकि आपकी जो पॉपुलेशन है वो एक्सप्लोड कर रही है। सो वर्कलोड बढ़ता जा रहा है, फैसिलिटी वही है। तो लूप होल की बात की थी ना, लूप होल में एक ये है कि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे वर्कलोड से कोप नहीं कर रहा, दैट इज़ वाई देयर आर प्रॉब्लम्स। ठीक है ना। हाँ, ये बातें जो है ना ये कैंसर के अलावा हो गई थी, बिकॉज आई हैव बिन वर्किंग इन दिस। मैं तो आपको लॉरी समझता हूँ कि मैं पिछले 50 साल से इधर पढ़ा रहा हूँ। इस शहर के आधे डॉक्टर जो है वो मेरे स्टूडेंट है, इसलिए मैं आपको लॉरी समझता हूँ। एंड आई लव दिस सिटी बाय द वे। आपने इतना, आपका माशाल्लाह इतने साल का की जर्नी है, तो आपने मतलब आपको लगता है कि जिस तरह की सरकारी अस्पतालों में मतलब है वो जो तरक्की और ग्रोथ होनी चाहिए थी वो हुई है हमारे हेल्थ केयर सिस्टम में? देखें वो नहीं हुई, लेकिन उसमें क्वेश्चन जो है ना, एक जो दूसरी बात वो मैं कहना नहीं चाहता था, लेकिन चूँकि आपने पूछ लिया है, आपका जो टीचर है ना वो पावरलेस है, उसके पास 1 रुपया बोर्ड मार्कर खरीदने के लिए भी नहीं होता। उसकी ही इज़ डिपेंडेंट ऑन सम अदर DTO कि ये बोर्ड मार्कर मुझे खरीद के देगा, बोर्ड लगाने का उसके पास पैसे नहीं। मैं मिसाल देने लगा हूँ। अब आप बहुत सारे ऑपरेशन जो है ना वो लेप्रोस्कोप से करते हैं बजाय ओपन ऑपरेशन करने के। लेप्रोस्कोप के दौरान हमें कुछ इंस्ट्रूमेंट चाहिए होते हैं जिन्हें हम वेसल सीलिंग सिस्टम कहते हैं। मैं आपको ये एग्जांपल देने लगा हूँ, 2007 की बात है या 2008 की बात है, हेल्थ डिपार्टमेंट को लिखा कि ये जी 2 वेसल सीलिंग सिस्टम हमें दे दो ताकि हम बच्चों को नया ऑपरेशन लेप्रोस्कोप से सिखा सकें। द गाय हु ब्रॉट द वेसल सीलिंग सिस्टम टोल्ड मी ऑन दैट डे कि हम इस शहर में 65 वेसल सीलिंग सिस्टम बेच चुके हैं। आपका बिगेस्ट हॉस्पिटल है किंग एडवर्ड या म्यू अस्पताल, उसके पास वेसल सीलिंग सिस्टम नहीं है। वो 65 बाकी सारों में बेच चुका है, क्योंकि चीफ ऑफ सर्जरी के पास तो 1 रुपया नहीं है वो खरीदने का। हेल्थ डिपार्टमेंट की मर्जी है वो खरीदे या ना खरीदे। इट टुक मी मंथ्स एंड ईयर्स टू गेट थिंग्स विच आई वांटेड, क्योंकि चीफ ऑफ सर्जरी के पास तो 1 रुपया का बजट नहीं है, अभी भी नहीं है, आज भी नहीं है किंग एडवर्ड में है। वो आपका इफ़ यू वांट टू टीच योर रेजिडेंट कि लेप्रोस्कोप से कोलन कैसे निकालनी है, तो यू नीड दो सिस्टम्स टू टीच देम। तो अगर आपके पास सिस्टम ही नहीं है तो फिर आप क्या करेंगे, और आपके पास कोई पैसा नहीं है उस सिस्टम को खरीदने का। सारी दुनिया तो अपना डोनेशंस में नहीं चल सकती ना। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देने लगा हूँ। ये दिस इज़ टू टेल यू द एक्चुअल ग्राउंड रियलिटी ऑफ द सिस्टम। एक बच्चा, यहाँ पे एक शमा सिनेमा होता था फिरोजपुर रोड पे, उसके सामने एक बच्चा जो है ना, वो उसको किसी कार ने टक्कर मारी तो वो गिर गया वहाँ पे। वो उठा के उसे सर्विसेज हॉस्पिटल ले आए। अब बच्चे के साथ कोई नहीं है, सर्विसेज हॉस्पिटल के डॉक्टर इतने एफिशिएंट हैं ना, उन्होंने उसका 15 मिनट के अंदर अंदर CT स्कैन कर लिया, तो उनका इसको ब्रेन एडीमा है। उन्होंने कहा जी हेड इंजरी का इलाज सर्विसेज हॉस्पिटल में नहीं होता, ये कोट लखपत में होता है। ठीक है, उसको एम्बुलेंस में डाला कि कोट लखपत शिफ्ट करना है, लेकिन उसका एयरवे प्रोटेक्ट नहीं किया। वो जब पहुंचा अपना इत्तेफाक हॉस्पिटल के सामने फिरोजपुर रोड, ही डाइड इन द एम्बुलेंस। इंक्वायरी शुरू होगी। उसका बाप जो था डान का स्टाफर था। हेल्थ डिपार्टमेंट ने उसे अपीज़ करने के लिए उन्होंने कहा जी ट्रांसफ़र एवरीबॉडी फ्रॉम सर्विसेज हॉस्पिटल, ट्रामा सेंटर का हर डॉक्टर जो है ना उसको स्लॉटर कर दो। वो ये नहीं देखा कि वो बच्चा मर क्यों गया। बच्चा तो इसलिए मर गया कि किसी को पता ही नहीं था कि एयरवे कैसे प्रोटेक्ट करने, क्योंकि हमने किसी को पढ़ाया ही नहीं था। सो आई टुक अ सेंटिनल
वेरी इंपॉर्टेंट डिसीजन के ट्रामा कोर्स इस शहर में पढ़ाना चाहिए 2000 में। सो आई कलेक्टेड सम डोनेशन एंड आई स्टार्टेड डूइंग इट। शाम के 6 बजे तक देयर आर नो एनिमल लैब्स। हम मेयो अस्पताल की मॉर्चरी में डेड बॉडीज़ जो आती हैं उसके लिए ऑटोप्सी के लिए या पोस्टमार्टम के लिए उनको हम इस्तेमाल किया करते थे, और हम बच्चों को पढ़ाते थे और सिखाते थे कि ये कैसे चीज़ें एयरवे कैसे मेंटेन करना चाहिए। 15 साल में मैंने 5,000 डॉक्टरों को पढ़ाया होगा। कोई मेरे हाल 45 को कोर्स किए होंगे। बावलपुर में जाके कोर्स किया, मुल्तान में जाके कोर्स किया, फैसलाबाद में किया, रावलपिंडी में किया, CMH लाहौर में जाके कोर्स किया। को 55 कोर्स किए। हेल्थ डिपार्टमेंट या किंग एडवर्ड ने 1 रुपया नहीं दिया उन 15 सालों में मुझे उन कोर्स करने के लिए। हाउ वाज आई डूइंग इट? आउट ऑफ डोनेशंस। कभी किसी से पैसे मांग रहा हूँ, कभी किसी से पैसे मांग रहा हूँ, बिकॉज आई बिलीव्ड इन इट कि इस कौम को पढ़ाने की ज़रूरत है। बट दिस इज़ नॉट द वे टू ट्रीट चीफ ऑफ सर्जरी ऑफ द बिगेस्ट हॉस्पिटल ऑफ योर कंट्री, कि आप उसे 1 रुपये का बजट ना दें। आपने ना दुखती रख छेड़ दी। नहीं, लेकिन अच्छा, ये इसी बात का एक अगला इसी बात का जो अगर कंटिन्यू करेंगे तो वो जो आपने जैसे बात की, तो आजकल फिर हम टीवी पे देखते हैं कि वो आता है, खबर आती है कि जी MS को सस्पेंड कर दिया। देखें, पढ़े लिखे आदमियों से ऐसे बिहेव नहीं करते। एवरीबॉडी हैज़ अ डिग्निटी, ठीक है। मेरा एक स्टूडेंट है, ही वॉज प्रिंसिपल ऑफ अ मेडिकल कॉलेज इन लाहौर and a very nice guy. He was one of he's professor of surgery, by the way. He is my bright student. तो उसके अस्पताल में ENT का ऑपरेशन हो रहा है तो बिजली चली जाती है, तो जनरेटर जो है ना उसमें पेट्रोल नहीं है। आप बताएं कि जनरेटर में पेट्रोल डालना किसका काम है? और जो VIP वाला कमरा है उसके जनरेटर का तो पेट्रोल होता है, जो ENT के थिएटर का पेट्रोल क्यों नहीं है? तो ये इज़ दिस अ रीज़न टू सस्पेंड द प्रिंसिपल, जिसका काम पढ़ाना है या मॉनिटर करना है कि पढ़ाना क्या है? दिस हैपेंड फ्यू ईयर्स अगो, बट स्टिल हैपेंड इन दिस सिटी। मिसाल दे रहा हूँ, मैं करंट की बात नहीं करने लगा, मैं पुरानी बात कर रहा हूँ। मैं आपको एक मिसाल दे रहा हूँ। अब मुझे बताओ, दुनिया के हर अस्पताल में जो अस्पताल होता है ना, उसको डबल फीडर इसलिए दिया होता है कि अगर एक तरफ से बिजली बंद हो जाए तो दूसरी तरफ से बिजली आती रहे। ये तो आपकी मिसमैनेजमेंट है कि ENT थिएटर में बिजली फेल हो गई, कि सर्जन जो था वो अपना मोबाइल की लाइट से काम कर रहा था, तो somebody made a video of that and put it on the net कि ये सर्जन जब मोबाइल से काम कर रहे हैं। हेल्थ डिपार्टमेंट वो एक हम कहते हैं ना, मौजा अकल नहीं तो मौजा ही मौजा है, अकल नहीं तो मौजा ही मौजा। उन्होंने कहा जी स्लॉटर द प्रिंसिपल। वो प्रिंसिपल का क्या तल्लक है उसके अपना जनरेटर में पेट्रोल ना होने का? वो तो एक DMS का या एक एडमिनिस्ट्रेटर का काम था ना। और दूसरा ये है कि आपने उसको बिजली क्यों नहीं सप्लाई की थी सर्विसेज हॉस्पिटल को डुअल, के उसकी बिजली जाती ही ना। आप कभी होगा कि चीफ मिनिस्टर हाउस में बिजली नहीं होगी, या आर्मी हाउस में कोर कमांडर के हाउस में बिजली नहीं होगी? कभी नहीं होगा। लेकिन सर्विसेज हॉस्पिटल की या मेयो अस्पताल की बिजली क्यों फेल होगी? देखने की बात है ना, आपकी प्रायोरिटीज और है। लेकिन आप जो है ना, बाय शोइंग योर फोर्स आप लोगों की डिग्निटी इंजर करते हो, विच इज़ नॉट राइट। पैसे तो आप वैसे ही बहुत कम देते हो, तो अब उनकी डिग्निटी न रहेगी तो आप व्हाट आर यू ट्राइंग टू अचीव विद योर इंटेलिजेंशिया? ठीक है ना, ये गलत काम है, ऐसे नहीं होना चाहिए। लोगों को बैठ के उनके मसाइल के हल तलाश करने चाहिए। ये नहीं है, स्लॉटरिंग डज नॉट प्रोड्यूस सॉल्यूशंस, इट ओनली टेरिफाइज पीपल, it only disheartens people, it only frustrates the society. आपको उनको साथ बैठा के उनके साथ डिस्कस करना चाहिए कि आपके क्या मसाइल हैं। मैं 15 साल चीफ ऑफ सर्जरी था किंग एडवर्ड में,
मुझे तो नहीं याद 15 साल में एक दिन भी हेल्थ डिपार्टमेंट ने मुझसे पूछा हो कि म्यू अस्पताल के क्या मसाइल हैं, इनको कैसे हल किया। नॉट वंस in 15 years I was chief of surgery of the biggest hospital of this country. Not once did a health department ever ask me कि सर आपके मसाइल क्या हैं, इनको कैसे हल किया जा सकता है, या कौन कौन सी आपको चीज़ें चाहिए। ये तो आप लुक आफ्टर करते हो अपनी इंटेलिजेंसिया का। सही। अच्छा ये बताएं कि अच्छा आजकल ये हॉस्पिटल्स को प्राइवेटाइज होने की भी पंजाब में बात हो रही, बल्कि उसके शायद I'm not an expert on administration. I am an academic person. सही। मैं आपको अच्छा चलिए ये बताएं कि अगर आपको मिनिस्टर हेल्थ बना दिया जाए, या आप मतलब I am not qualified. लेकिन अगर चले एज अ पेट्रियट, मतलब आपका इतना एक्सपीरियंस है, तो आप क्या सजेस्ट करते हैं कि हमारा जो हेल्थ सिस्टम है इसको मतलब क्या एक दो चीज़ें की जाएं जिससे बेहतरी आम आवाम के लिए हो सके? Look after your teachers, provide them with resources and monitor those resources. कि वो जो आपने प्रोवाइड किए हैं, जो आपके गोल्स हैं, गोल सेट करें और फिर उनको मॉनिटर करें, जिसे ऑडिट कहते हैं हम, ठीक है। और जहाँ जहाँ ऑडिट की डेफिशिएंसी है फिर उसको सही करने की कोशिश करें, ठीक है ना। अच्छा ये मतलब लोगों में जो मिसट्रस्ट है उसमें जैसे अक्सर लोगों को ये लगता है कि जो प्राइवेट हॉस्पिटल है ना ये मिसगाइड करते हैं ज़्यादा बिल बनाने के लिए, तो ये मतलब है ये डू यू थिंक कि ये वाकई है या ऐसे बस हम हर चीज़ में ही कोई वो निकाल लेते हैं कॉन्स्पिरेसी थ्योरी? देयर इज अ लॉट ऑफ ट्रुथ इन दिस स्टेटमेंट, लेकिन आपको ये देखना चाहिए कि प्राइवेट हॉस्पिटल जो है ना वो फिलैंथ्रोपी के लिए नहीं होता, वो बिजनेसेस हैं, businesses हैं। Private hospitals are businesses. They are not there to provide philanthropy. So they will try to make their money by any means. तो जैसे सारी कौम में कुछ लोग ऑनेस्ट होते हैं, कुछ डिसऑनेस्ट होते हैं, हॉस्पिटल्स भी ऐसे हैं जिसमें डिसऑनेस्ट होते हैं लोग, वो अपना हर चीज़ के वो मरीज़ों से चार्ज करने की कोशिश करते हैं। मतलब ये तो कॉमन नॉलेज है, इसमें तो मेरी राय का क्या है। ऑपरेशन इतने कॉस्टली नहीं होते, उसके लिए आपको ट्रेन सर्जन चाहिए होते हैं और एक ऑपरेशन थिएटर चाहिए होता है और कुछ थोड़े से उसमें इक्विपमेंट चाहिए होता है। जो कॉस्ट है ना कैंसर की केयर की, वो एडिशनल थेरापी जो है ना, कीमोथेरापी की दवाइयाँ महंगी हैं, ठीक है ना, बहुत सारी हैं, लेकिन रिमेंबर कीमोथेरापी ओनली एड 7 to 8% टू द क्योर रेट। 60% तो आपका ऑपरेशन से क्योर रेट हो रहा है। तो ऑपरेशंस आर वेरी इफेक्टिव इफ़ यू, आप कहते हैं ना कैंसर का इलाज नहीं निकला, एक्चुअली कैंसर का इलाज ये है कि यू पिक द कैंसर अर्ली। हमारा जो सर्वाइवल होता है वो स्टेज डिपेंडेंट होता है। स्टेज का मतलब है कि कितना फैला हुआ है। अगर कैंसर एक ही जगह पे है, उसे हम स्टेज 1 कहते हैं, तो आपसे तो 90% से ज़्यादा सर्वाइवल, तो इलाज तो हो गया ना फिर, एंड दैट इज़ ओनली बाई रीड अपना ऑपरेशन। अगर आप आते ही उस वक़्त हो जब वो, जिसमें साइकोलॉजी के अपना लेक्चर की बात कर रहा था सरगोदा से, जिसको 6 महीने वो दम करवाने के लिए शाहपुर सदर ले किया, उसका हस्बैंड है, जो वो वापस आई तो उसका एक्सरे चेस्ट करने पे वहाँ पे कैनन बॉल सेकेंडरीज है। अब इस सिचुएशन में मैं क्या करूँ? शी डाइड 3 months लेटर। हाँ, इसमें डॉक्टर क्या कर सकता है जब व्हेन एवरीथिंग इन द बॉडी इज रिडल्ड विद द कैंसर सेल्स। हाँ, इसके लिए अब आएगी एक चीज़ है, उसे कहते हैं प्रिसीजन मेडिसिन, विच द मेडिसिन इज ट्राइंग टू डू इज ट्राइंग टू टारगेट द सेल्स बाय आइदर जीन थेरापी और बाय स्पेसिफिक मॉलिक्यूल्स। वो उस पर काफ़ी सारी रिसर्च हो रही है दुनिया में। हमारे पास तो डॉक्टर के पास इतना टाइम ही नहीं है ना। वो हमारे एक प्रोफेसर साहब वो करते थे, अल्लाह मियाँ उनकी मग़फ़िरत करे, गर्दई साहब, एक दिन सुबह सुबह आके मुझे कहते हैं, मैं हाउस सर्जन था उनका, और पेट ना पइयाँ रोटियाँ तो सब गला खोटियाँ। I started looking at it, प्रोफेसर साहब को क्या हो गया, बट ही हैड सच अ ट्रू स्टेटमेंट। कि पिछले दिनों में ये जो वो इंडियन क्रिकेटर वो जो सिद्धू जो है, उसकी जो बीवी का उसने कैंसर ट्रीटमेंट किया,
तो उसके वो बड़ी फिर कंट्रोवर्सी आई, उसने तो कहा जी मैंने तो तब बस वो ये चीज़ें दी तो उससे कैंसर ट्रीट हो गया। तो ये इसमें कोई सच्चाई? देखें जी, एक एक चीज़ होती है, उसे कहते हैं एनेक्डोट। साइंस जो है ना वो एनेक्डोटल एविडेंस ये होती है कि सिंगल इंस्टांस डज नॉट टेल यू द होल पिक्चर, इट ओनली शोज यू अ लिटिल बिट। Sometimes the cancer regresses on its own. For example, हमने देखा है कि आप रीनल कैंसर है ना, तो आप किडनी निकालो तो जो मेटास्टेसिस है वो भी डिसअपियर हो जाती है, क्योंकि बॉडी में कुछ मैकेनिज्म है, उन्हें कहते हैं हम नेचुरल किलर सेल्स। तो अगर आप उसका वर्कलोड कम कर, मतलब उनका लोड कम कर दो, तो वो बाकी के जो cells हैं उनको they were able to kill it. So sometimes the cancer regresses spontaneously. It is known to happen. We can't depend on it for to happen, but it is known to happen. इसको कहते हैं हम अपनी ज़बान में anecdotal evidence. जो scientific evidence है ना, वो anecdotes can only provide you leads कि इस पे further देखो कि ये वाकई ये काम जो है सही है। लेकिन जो तरीका है ना साइंस का, वो है किसे कहते हैं साइंटिफिक मेथड। आप एक हाइपोथेसिस बनाते हो एंड देन यू डिज़ाइन एन एक्सपेरिमेंट टू टेस्ट इट। एक्सपेरिमेंट आइदर प्रूव्स इट और डिसप्रूव्स इट। इफ़ इट इज़ प्रूव्ड इट बिकम्स साइंस, इफ़ इट डिसप्रूव्स इट वी से दिस इज़ यूजलेस। तो साइंटिफिक तरीका कोई नहीं है। एक एनेक्डोट पे आप कोई नतीजा अखज़ नहीं कर सकते, बट यू कैन गेट अ लीड। वो कहता है जी कि मैंने फ़लाँ बूटी जो थी ना वो मैंने दी अपनी, मैंने उसकी डिटेल नहीं पढ़ी बाय द वे, लेकिन अगर एक आदमी कहता है जी मैंने आपको अपना बूटी एक दी मरीज़ को तो वो ठीक हो गया। अब आप एक कॉमन है आपकी हर्ब जिसे पेरीविंकल कहते हैं, सदाबहार, जैसे ये पिंक और सफ़ेद फूल जो है, तो अब विनक्रिस्टीन एक दवाई है जो पेरीविंकल से हम निकालते हैं और वो लुकीमिया के मरीज़ों को देते हैं आप या दूसरे, तो वो ठीक हो जाते हैं। इट्स अ गुड कीमोथेरेपेटिक एजेंट। तो देर आर थिंग्स इन नेचर विच वर्क्स। सिनकोना बार्क देते थे लोग, तो उसमें कुनीन थी जिससे मलेरिया ठीक हो जाता था। तो वी फाउंड आउट कि ये नेचर में ये एक ट्रीटमेंट अवेलेबल है। तो मेडिकल साइंस डिस्कवर्ड दैट एंड देन एक फॉक्स ग्लव आजकल जो आपका फूल निकला हुआ है इस वक्त, हमने उससे एक दवाई निकाली जिसे डिजिटलस कहते हैं। इनफैक्ट मैं गया उसके पास, अपना नर्सरी वाले के पास, कहता है जी यार डिजिटलस का पौधा है। मैं क्या तुम्हें कैसे पता है ये डिजिटल? कहने जी डिजिटलस ही आंदे ने। वो एक्चुअली जो डिजिटलस दवाई है ना वो उस पौधे से निकलती है, फॉक्स क्लब से, एंड दिस इज़ यूज्ड टू ट्रीट हार्ट फेलियर। वो ठीक हो जाते हैं मरीज़ जिनका हार्ट फेलियर है डिजिटलस देने से। अब डिजिटलस फॉक्स ग्लव से निकलती है, तो हो सकता है सिद्धू ने कोई फॉक्स ग्लव टाइप कोई चीज़ अपनी बीवी को खिला दी हो जिसका हमें पता नहीं है। तो उसका जो बेस्ट तरीका है वो ये है कि आप उसको पहले सर्कमस्टांसेस से स्टडी करें कि उसने क्या क्या किया था, फिर उसमें से ट्राई टू फाइंड अ लीड एंड देन जनरेट अ हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस आपकी एक स्टेटमेंट है कि ये काम इसमें, ये दवाई या ये प्रोसीजर इसमें काम करता है, एंड देन यू एक डिज़ाइन अ ट्रायल जिसके दो आर्म होते हैं। एक में आप वो देते हो चीज़ और एक में नहीं देते, एंड यू सी इफ़ देयर इज़ अ डिफरेंस, और उसे हम रैंडमाइज कहते हैं। ये साइंटिफिक तरीका है स्टडी करने का। तो जब तक आप साइंटिफिकली प्रूव ना करो, इसलिए तो हमने जर्नल्स बनाए हुए हैं ना, व्हेन द पीपल फाइंड सम साइंटिफिक एविडेंस दे रिपोर्ट इट। नेचर का जो जर्नल है अपना यूएसए का, वो क्यों इतना पॉपुलर है? व्हेन द पीपल फाइंड समथिंग न्यू दे राइट इट इन नेचर। वो इट्स अ रिस्पेक्टेबल जर्नल। जब लोग नेचर में पढ़ते हैं तो कहते हैं कि वाह दिस इज़ गुड एविडेंस। तो हम तो एविडेंस पे काम करने वाले साइंटिस्ट हैं, हम वीडियो से के लोगों का इलाज नहीं करते या करना चाहते। चलें, थैंक यू वेरी मच जी, आपने बहुत टाइम दिया और बड़ी आपसे कारआमद बातें सुनने को मिली। और ख़ास तौर पे आई थिंक कि आपकी एक बात
जो मैं शायद समझता हूँ कि आपने जो टीचर को की हवाले से बात की, आई थिंक वो इस मुल्क के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारी अवेयरनेस या हमारी जो इलिटरेसी या हम जो बहुत सारी चीज़ों में पीछे हैं, शायद वही कि हम जब तक शायद उस लेवल के टीचर ना प्रोड्यूस करें और वो लेवल के लोगों को ये मोटिवेट करें कि वो टीचर बने, तो आई थिंक उस वक्त तक शायद हमारी बहुत सारे इश्यूज जो हैं अनफॉर्चुनेटली वो इस शायद। वक्त आप क्या कर रहे हैं, आप 1.5 करोड़ रुपया लगा के एक डॉक्टर बना रहे हैं और आपको उसमें 58,000 रुपीज़ का जॉब दे रहे हैं शहर में, यानी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज जो है 1.5 करोड़। इज इट अ गुड रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट? हु विल वांट टू बी अ डॉक्टर ऑन दिस? वो फास्ट में जाके आईटी में नहीं वो लेगा, क्योंकि उसको आईटी में वो 1.5 लाख रुपया कमा लेता है उसी 8 आवर्स को लगाने पे। यहाँ पे जो डॉक्टर है सारी रात जागता भी रहता है, लोगों की गालियाँ भी सुनता है, उनके थप्पड़ भी खाता है। एनीथिंग विच गोज रॉन्ग, सोसाइटी का ख्याल ये होता है कि ये डॉक्टर का प्रॉब्लम है। ये एक आर्टिकल था, मैंने सारा नहीं पढ़ा, ट्रिब्यून में 3-4 दिन पहले, वो कराची से किसी ने लिखा हुआ था। इट्स इंटरेस्टिंग, वो आप सारा को पढ़ना चाहिए। मेरे पास है उसका, मुझे टाइम नहीं मिला उसको पढ़ने का पूरा, लेकिन मैंने उसके पहले 2, उसने कहा जी कि अगर वार्ड में बेड की शीट साफ ना हो तो क्या वो डॉक्टर का कसूर है? लेकिन मरीज जो है वो डॉक्टर एक गंदा जड़ा है बिस्तरा जड़ा सी है, वो बाथरूम वो सही नहीं सी, मरीज का वो जो एडमिनिस्ट्रेशन का प्रॉब्लम है। लेकिन सोसाइटी ये समझती है कि ये डॉक्टर का कसूर है। डॉक्टर का काम सिर्फ क्लिनिकल काम करना है। इवन गवर्नमेंट ये समझती है डॉक्टर का कसूर है, ने दवाई नहीं लभी। वो दवाई तो उन्होंने इस वास्ते लभी कि आपने 1.5 अरब रुपए का बिल नहीं दिया जो दवाइयाँ सप्लाई करने वाला है उसका। इस वक्त 23 अरब के करीब, आई एम नॉट श्योर 23 अरब है या 15 अरब है, 23 अरब के करीब डेट में है आपके अस्पताल, जिसमें से 3 अरब है मेयो अस्पताल या समथिंग, को 1.5-2 अरब है अपना जिना हॉस्पिटल, मुझे सही नहीं पता क्योंकि मैं आई एम नॉट बिजनेस। तो आप उनका नहीं देंगे, बिल नहीं देंगे जब, तो फिर वो दवाई कहाँ से आएगी उसके पास? ठीक है, अगर दवाई नहीं आएगी तो क्या डॉक्टर का कसूर है? और डॉक्टर का काम तो ये है कि सही ऑपरेशन करे, सही डायग्नोसिस करे, सही ट्रीटमेंट करे, वक्त पे आके मरीज को देखे, वक्त पे आके मरीज को देखे और ईमानदारी से काम करे। लोगों को ठीक तो करता है अल्लाह मियाँ, डॉक्टर कहाँ ठीक करते हैं।